नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, कोहरे का कौन सा एक प्रकार है जो गर्म आर्द्र वायु के ठंडी सतह पर क्षैतिज रूप से प्रवाहित होने पर निर्मित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलवाष्प संघनित होती है। आपके विकल्प हैं विकिरण कोहरा, रेडिएशन फॉग, हिमकारी कोहरा, फ्रीजिंग फॉग, अभिवहन कोहरा, एडवेक्शन फॉग की पहाड़ी कोहरा, वैली फॉग। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में दिल्ली, पंजाब सहित उत्तर पश्चिम भारत में लगातार सुबह घना कोहरे को देखा जा रहा है। कोहरे की यह स्थिति अगले दिनों में भी जारी रहने की संभावना है, जिससे भोर से पहले और बाद के घंटों में दृश्यता खराब हो सकती है। आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं कोहरे की, तो कोहरा बादलों की तरह ही बनता है, जिसमें जलवाष्प का संघनन देखा जाता है। इसमें नमी की उपस्थिति और तापमान में गिरावट कोहरे के निर्माण के प्रमुख कारक हैं। आपको ध्यान रखना है कि रात्रि में भूमि की सतह के ठंडे होने से सतह के निकट की वायु भी ठंडी हो जाती है। चूंकि ठंडी हवा उतनी नमी नहीं रख सकती जितनी की गर्म हवा, अतः हवा में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर कोहरा बनाती है। कोहरे के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि रेडिएशन फॉग, एडवेक्शन फॉग, वैली फॉग और फ्रीजिंग फॉग। जब हम बात करते हैं रेडिएशन फॉग की, तो इसे ग्राउंड फॉग भी कहा जाता है, जो शांत हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ सुबह तक रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीयकृत प्रकार का कोहरा बनता है। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं एडवेक्शन फॉग की, तो यह आच्छादित क्षेत्र और अवधि दोनों के संदर्भ में बड़े पैमाने पर देखा जाता है। यह कोहरा तब बनता है जब गर्म और नम हवा एक ठंडी सतह से गुजरती है, जिससे जलवाष्प संघनित हो जाती है। अन्य प्रकार के कोहरों में घाटी का कोहरा यानी वैली फॉग वो भी शामिल किया जाता है, जो घनी हवा को रोकने वाले पहाड़ों का परिणाम है। इससे कोहरा घाटी में फंस जाता है और कई दिनों तक रह सकता है। इसी प्रकार से फ्रीजिंग कोहरा यानी जमाने वाला कोहरा भी महत्वपूर्ण है, जो ठोस सतहों पर तरल बूंदों के जमने का परिणाम है। ये बादलों से ढकी पर्वत चोटियों पर दिखाई देता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि कोहरे का एक ऐसा प्रकार जो गर्म और आर्द्र वायु के ठंडी सतह पर क्षैतिज रूप से प्रवाहित होने पर निर्मित होगा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा अभिवहन कोहरा यानी एडवेक्शन फॉग, और हमारा सही विकल्प है सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ऊनाकोटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह त्रिपुरा में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इस स्थल पर शैव पत्थर पर देवी देवताओं की आकृतियां और चित्र उकेरे गए हैं। ऊनाकोटी में अशोक अष्टमी मेले का आयोजन 5 साल में एक बार किया जाता है। आपको ये बताना है कि दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। आपके विकल्प हैं केवल एक कथन, केवल 2 कथन, सभी तीनों कथन कि इनमें से कोई भी नहीं। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में गुजरात के वडनगर शहर, सूर्य मंदिर जो मोढेरा में है, और त्रिपुरा में ऊनाकोटी की रॉक कट मूर्तियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की यह जो अस्थायी सूची है, वह उन परिसंपत्तियों की सूची है जिसे प्रत्येक राज्य पार्टी नामांकन के लिए विचार करने का इरादा रखती है। इसके साथ अब भारत में कुल जो यूनेस्को की अस्थायी सूची में जो स्थल हैं, वह है 52 स्थल हैं। यह सूची भारत की समृद्ध सांस्कृतिक प्राकृतिक संपदा को इंगित करती है और हमारी विरासत की विशाल विविधता को भी दर्शाती है। जब हम इसमें बात करते हैं ऊनाकोटी की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊनाकोटी त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है और यह शैव पूजा से जुड़े एक प्राचीन पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है। यह साइट एक जंगल के क्षेत्र में स्थापित विशाल गैलरी के समान है, जो अनूठी शैली में शैल कर्तित यानी रिलीफ प्रकार की छवियों को प्रदर्शित करती है, जो इसे मानव रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट छवि बना देती है।
यहाँ पर अप्रैल के महीने में अशोक अष्टमी मेले का आयोजन देखा जाता है, जिसमें हर साल हजारों तीर्थयात्री भाग लेते हैं। इस रूप में आप ये देख सकते हैं, ऊनाकोटी के संदर्भ में यह त्रिपुरा में स्थित है, किंतु यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नहीं है, अपितु इसकी स्थायी सूची में शामिल किया गया है। यानी पहला कथन हमारा सही नहीं है। हालांकि दूसरा सही है। इस स्थल पर शैव पत्थरों पर देवी देवताओं की आकृतियां और चित्रों को उकेरा गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अशोक अष्टमी मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन 5 साल में 1 साल नहीं, अपितु प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसलिए इसमें तीसरा जो कथन है वह भी सही नहीं है। केवल एक कथन यानी इसमें सही है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक कथन। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 30x30 लक्ष्य को निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है? आपके विकल्प हैं वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्यवाही मंच, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की ऊर्जा और संसाधन संस्थान का विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। 30x30 टारगेट्स के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का एक प्रकृति शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने और पहले से ही तबाह हो चुके पौधों और जानवरों की आबादी के और नुकसान को रोकने के लिए एक वैश्विक समझौता किया गया। इसके तहत प्रतिनिधि 2030 तक 30% भूमि और 30% तटीय व समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हुए, जिसे 30x30 टारगेट्स के रूप में जाना जाता है। इसमें स्वदेशी पारंपरिक क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। साथ ही यह समझौता 20% के पहले के लक्ष्य के विपरीत 2030 तक 30% खराब भूमि और पानी को बहाल करने की भी इच्छा रखता है। इसमें पूरी दुनिया बहुत सारी प्रजातियों के साथ ही विविध क्षेत्रों को भी नष्ट होने से रोकने का प्रयास करेगी, ताकि पर्यावरणीय नुकसानों को 2030 तक शून्य के करीब लाया जा सके। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि 30x30 टारगेट्स का संबंध है संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता सम्मेलन से, और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक प्रारूप इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक पहल है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया था कि सभी आसियान सदस्य इसके सदस्य हैं। आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। आपके विकल्प हैं केवल एक कथन, केवल 2 कथन, सभी तीनों कथन कि इनमें से कोई भी नहीं। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। जब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसे 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा शुरू किया गया, जो एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहल है। इसमें कुल मिलाकर 4 विषयों पर बल दिया गया है, जिसमें निष्पक्ष और लचीला व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन, अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बनाइजेशन के साथ ही कर और भ्रष्टाचार विरोध पर भी बल दिया गया है। इस पहल के कुल 14 सदस्य देश हैं, जो विश्व जीडीपी के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत के साथ ही इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड को शामिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर जब हम आसियान सदस्य देशों की बात करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें शामिल किया गया है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया के साथ ही मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई को। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के संबंध में जो पहला कथन है वह सही है। यह एक पहल है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी मजबूत करना है। साथ ही इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया, यह भी सही है।
हालांकि सभी आसियान सदस्य इसके सदस्य नहीं हैं, क्योंकि म्यांमार आदि इसके सदस्य नहीं हैं। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें केवल 2 कथन सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 कथन। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2017 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात हैं? अरसावल्ली, अमरकंटक, ओमकारेश्वर। आपको दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आपके विकल्प हैं केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। सूर्य मंदिरों के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करते हैं अरसावल्ली की, तो यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, जहां पर एक प्रमुख सूर्य मंदिर या फिर सूर्य नारायण मंदिर अवस्थित है। इसी प्रकार से जब बात की जाती है अमरकंटक की, तो अमरकंटक में मंदिर देवी नर्मदा और भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित ओमकारेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि सूर्य मंदिर के संदर्भ में केवल पहला ही विकल्प सही है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1। अब हम आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे आयुष स्वास्थ्य योजना पर, जो आज के पत्र सूचना कार्यालय में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुष स्वास्थ्य योजना के तहत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थिति के बारे में एक अधिसूचना को जारी किया है। इस योजना के तहत आयुष क्षेत्र में कार्य और सुविधाओं के अलावा अनुसंधान और विकास गतिविधियों की स्थापना और उन्नयन के लिए पात्र व्यक्तिगत संगठनों या संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है, जिसमें आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ ही उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी शामिल हैं। इसके तहत जो आयुष स्वास्थ्य योजना का उत्कृष्टता केंद्र का घटक है, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जैसे कि सरकारी, गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रतिष्ठित आयुष और एलोपैथिक संस्थाओं में उन्नत या विशेष प्रकार के आयुष चिकित्सा स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना का समर्थन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष के प्रचार के लिए शिक्षा, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार का विकास, साथ ही आयुष पेशेवरों की दक्षताओं को मजबूत करने के लिए संस्थानों के कार्य और सुविधाओं की स्थापना। इसके अलावा आयुष उन्नयन के लिए रचनात्मक और अभिनव प्रस्तावों का समर्थन भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें ऐसे प्रतिष्ठित संगठनों के लिए रचनात्मक अभिनव प्रस्तावों का समर्थन करना शामिल है, जिनके पास अच्छी तरीके से स्थापित भवन, बुनियादी ढांचा है और जो आयुष प्रणालियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र के स्तर पर काम करना चाहते हैं। इस रूप में यदि हम आयुष को समझने का प्रयास करें, तो आपको ध्यान रखना है कि आयुष में स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की पारंपरिक, गैर पारंपरिक प्रणालियों को शामिल किया जाता है, जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी आदि को शामिल किया जाता है। इस प्रणाली की अनेक सकारात्मक विशेषताएं हैं, जैसे कि यह भारतीय चिकित्सा प्रणाली विविध है, लचीलेपन से युक्त है, पहुंच में आसान यानी अधिगम्य है, साथ ही इसमें सामर्थ्यता के साथ ही जनता के एक बड़े वर्ग के द्वारा व्यापक स्वीकृति को भी शामिल किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि आयुष में तुलनात्मक रूप से कम लागत में व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बनने की काफी क्षमता विद्यमान है, जिसकी हमारे लोगों को आवश्यकता है। यही कारण है कि सरकार के द्वारा इसमें कार्य किया जा रहा है, जिसे ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।